साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य हैं जो भरत मुनि। भरत मुनि का जीवन परिचय और भरत मुनि की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, जिनमें आचार्य भरत मुनि, दंडी, महाकवि भास, बहुत सारे संस्कृत के जो आचार्य हैं जिनकी हमने समृद्ध परंपरा में अध्ययन किया था, उन सभी से प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज के सत्र में जो अध्ययन करेंगे वो आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि, इनका जो नाम है वो भरत मुनि है। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी सन प्रथम शताब्दी था। ग्रंथ है इनका नाट्यशास्त्र। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं भरत मुनि और इनकी रचना है नाट्यशास्त्र। तो कौन से हैं? प्रथम है रचना नाट्यशास्त्र है और रचना साहित्य शास्त्र का इनका प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। बहुत सारे संस्कृत के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध भी नहीं है, पर इनका नाट्यशास्त्र है वो उपलब्ध है। इसमें नाटक के सर्वांग पक्षों का वर्णन हुआ है। किसके? नाटक के। भारतीय काव्यशास्त्र, नाट्यालोचन एवं कला दर्शन के आचार्य भरतमुनि की नाट्यशास्त्र रचना भारतीय काव्यालोचन एवं कला शास्त्र का विश्वकोश है। नाट्यशास्त्र के सभी पक्षों पर इसमें बात की गई है नाटक के, कि नाटक क्या होते हैं। दृश्य काव्य परंपरा, यानी जो हम दृश्य देखते हैं, एवं रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में प्रारंभ में कहा था कि मैंने इसे पंचम वेद नाट्य वेद की रचना चारों वेदों से तत्व लेकर की है। यानी जो ये नाट्यशास्त्र ग्रंथ है मेरे द्वारा रचित, इस ग्रंथ में जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी से उन्होंने अपनी जो रचना की है नाट्यशास्त्र, उस रचना के लिए कुछ न कुछ लिया है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के लिए किस वेद से क्या लिया है। तो ऋग्वेद से पाठ लिया है उन्होंने, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से उन्होंने रस लिया है। जो हम रस पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं रस का, रस का अर्थ है आनंद की अनुभूति होना। किसी रचना को पढ़कर, किसी रचना को नाट्य मंचन देखकर, है ना। तो सामवेद से उन्होंने गान, यजुर्वेद से अभिनय, नाटक में पात्र अभिनय करते हैं तो वो उन्होंने यजुर्वेद से लिया है। ऋग्वेद से पाठ याद होना चाहिए आपको, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। तो जो हमारे चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा कुछ लेकर अपने एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की है। भरत मुनि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और उनका नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है जिसमें नाट्य एवं काव्य की समालोचना से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन किया गया है। वर्तमान समय में उपलब्ध नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 हैं तथा 5000 से अधिक छंद हैं। नाट्यशास्त्र का रचनाकाल अनिश्चित है, यानी पता नहीं है इसका कब है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच अनुमानित, यानी अनुमान लगाया है विद्वानों ने। इसका जो समय है वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच अनुमानित है। अनुमान से हम कह सकते हैं। बलदेव उपाध्याय ने भरत मुनि का समय द्वितीय सदी माना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, यानी 4 वेद तो हमारे वो हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और पंचम वेद क्या है? नाट्यशास्त्र है। तो ये प्रश्न भी आता है कि पंचम वेद कौन सा है, तो वो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है।
नाट्य शास्त्र का प्रधान विषय रूपक एवं उससे संबंध विषयों का विवेचन है। अभिनव भारती के अनुसार नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय एवं इससे 5000 श्लोक है। इसमें अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। तो प्रश्न आता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 श्लोक हैं, 5000। रसवादी आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो संप्रदाय भी पता चल गया हमको किसके हैं, रस संप्रदाय के हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में निम्न रस सूत्र की स्थापना की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भरत मुनि का ये सूत्र है, विभानुभाव विचार संयोगादृश निष्पत्ति, ये कौन से अध्याय में है? तो ये 6ठ अध्याय 6वें अध्याय में है। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव है ना, तो उससे क्या होगा? रस की निष्पत्ति होगी। और ये किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि ने 6वें अध्याय में कहा है। तो प्रश्न ये भी आता है कि ये सूत्र किस अध्याय से है? तो 6वें अध्याय में है, आचार्य भरत मुनि की ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के 6 एवं 7 अध्यायों में रस निरूपण है। भरत मुनि ने नाटक को वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया और नाटकों को प्राण तत्व उन्होंने रस माना है। नाटक का प्राण, हम किसी साधारण शब्दों में हम किसी नाटक को देख रहे हैं टीवी पर, हमें उसमें आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें उस नाटक को देखकर कोई रस यानी आनंद, हमें कोई उस देखकर उसे अच्छा लग रहा है, सुख की अनुभूति हम कर रहे हैं उस नाटक को देखकर हमें, तो वो क्या है? वही रस है। तो उन्होंने भी वही स्वीकार किया है कि नाटक यानी कोई भी नाटक है, कोई साहित्यकार कोई नाटक लिखता है तो उस नाटक का जो प्राण तत्व है यानी उस नाटक में किसी न किसी रस का होना आवश्यक है, चाहे वो वीर रस हो, श्रृंगार हो, करुण रस हो, हास्य रस हो। कोई नाटक लिखा है, उस नाटक को पढ़कर देखकर श्रोता या पाठक के मन में जो रस की अनुभूति होती है वही नाटक का प्राण तत्व है। यानी उस नाटक को देखकर प्राण तत्व यानी उस नाटक में जान है, यानी उस नाटक को हमने देखा, पढ़ा, सुना, यानी कुछ भी हमने नाटक का जो, तो उस नाटक को देखकर हमें रस की अनुभूति होनी चाहिए। इनका मत है कि रस के बिना कोई नाटक हो ही नहीं सकता। कोई नाटक आपने देखा या पढ़ा है ना, तो आपको उस नाटक को देखकर ना तो अच्छा अनुभव हुआ, ना आपको बुरा लगा, ना आपको दुख हुआ, ना आपको किसी प्रकार के मन में कोई भाव उत्पन्न ही नहीं हुए, तो वो नाटक नहीं है। नाट्य शास्त्र में वाचिक अभिनय के प्रसंग में काव्य की आलोचना की गई है। इन्होंने भाव से रस की उत्पत्ति मानकर दोनों को अन्यायश्रित बताया है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकार किए हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? पाठ या वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत और रस। उस नाटक का पाठ, वस्तु तत्व यानी जो नाटक का कथानक है वो अच्छा होना चाहिए, अभिनय पात्रों के द्वारा होना चाहिए, नाटक में संगीत भी होना चाहिए। अगर एक सा नाटक रहा है ना, तो उसको पाठक के मन में या श्रोता के मन में या दर्शक के मन में कोई भी उत्साह नहीं है, तो नाटक में संगीत भी हो, नाटक में रस भी हो। रस प्रथमतः 3 अंगों का नियंता है, यानी अभिनय अच्छा होगा पात्रों के द्वारा, संगीत अच्छा होगा, उसका नाटक का कथानक यानी नाटक की जो कथा वस्तु है वो अच्छी होगी, तो रस अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा पाठक या श्रोता को। संगीत बुरा सा है, पात्र भी अच्छा अभिनय नहीं कर रहे हैं और नाटक का कथानक भी अच्छा नहीं है, तो रस प्राप्त नहीं होगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आचार्य भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है। तो पहले तो उन्होंने 4 मानी थी, फिर उन 4 से ही 4 की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रकार उन्होंने रस की जो संख्या है वो 8 मानी है। शांत रस का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, शांत रस का रूप गोस्वामी ने किया है। एवं हास्य रस को सभी रसों में सुखात्मक माना है। हास्य रस को क्या माना है उन्होंने? सभी रसों में सुखात्मक है हास्य रस। जब इंसान हंसता है तो क्या है, उसे सुख की अनुभूति होती है,
तो इन्होंने हास्य को सुखात्मक यानी सुख प्रदान करने वाला रस माना है। इन्होंने हास्य की उत्पत्ति है वो श्रृंगार से मानी है, कि हास्य की उत्पत्ति भी श्रृंगार से हुई है। श्रृंगार द्विवेदो हास्य। नाट्यशास्त्र के छठे सातवें अध्याय में रस और भाव का वर्णन हुआ है। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि नाट्यशास्त्र के भरत मुनि का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कौन से अध्याय में रस और भाव का वर्णन हुआ है, तो छठवें और सातवें अध्याय में। भरत मुनि ने जिन 8 रसों की चर्चा की है वे सब रूपकाश्रित हैं, काव्याश्रित नहीं। भरत कृत रस मीमांसा नाटक या दृश्य काव्य पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रेक्षकों में रस का संचार कर आनंद प्रदान करना है। भरत मुनि ने 4 प्रधान रस स्वीकार किए हैं, वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। पुनः श्रृंगार रस से हास्य, उन्होंने माना है श्रृंगार से ही हास्य की उत्पत्ति होती है। रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत एवं बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी है कि श्रृंगार रस की उत्पत्ति किस रस से हुई है, तो मतलब हास्य रस की उन्होंने मानी है श्रृंगार से। भरत मुनि ने रौद्र से करुण, यानी जब व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, तो वही करुण रस। एक वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक। नाट्यशास्त्र में श्रृंगार के 2 भेद किए गए हैं, संयोग एवं विप्रलभ, संयोग एवं वियोग श्रृंगार। भरत मुनि ने युद्धवीर, धर्मवीर एवं दानवीर ये 3 भेद वीर रस के किए हैं। भरत मुनि ने तो प्रश्न यहाँ से भी एक बनता है कि वीर रस, भरत मुनि ने युद्धवीर यानी जो नायक है उसके कितने भेद हैं? युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। तो वीर रस के हैं ये। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक एवं यमक, 3 अर्थालंकार है, 1 शब्दालंकार है का उल्लेख किया है। उपमा के इन्होंने 5 भेद माने हैं, प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सदृशी एवं किंचित सदृशी। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं, वो काव्य गुण कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कांति। और 10 काव्य दोष मूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंध, शब्दच्युत। उन्होंने काव्य दोष 10 माने हैं और 10 उसके काव्य गुण 10 और काव्य के दोष भी उन्होंने 10 माने हैं, कि काव्य में इतने प्रकार के दोष भी होते हैं और गुण होते हैं। हर रचना है उसमें दोष भी होगा और गुण भी होगा, तो उन्होंने ये 10 गुण माने हैं काव्य में, कि काव्य में कौन कौन से गुण होते हैं ये, और 10 क्या है? ये दोष हैं। भरत मुनि ने दोष का लक्षण नहीं बताया, परंतु इनके वर्णन गुण दोष में संकेत में मिलता है। इनका मत है कि संसार की कोई वस्तु गुणहीन एवं दोष रहित नहीं है। इनका मानना है कि संसार में जो भी वस्तु है उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49, जिनमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव बताए हैं। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33। तो संचारी भावों से बहुत बार प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, स्थायी भाव कितने हैं, सात्विक भाव कितने हैं। तो संचारी भाव महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें से 33 है और इससे बहुत बार प्रश्न आता है। भरत मुनि ने वीर रस में जगती, अतिजगती छंद, युद्ध अथवा उपद्रव वर्णन में उत्कृति छंद, करुण रस में सक्वरी तथा अतिधृति छंद, श्रृंगार रस के नाटकों में रूपक और दीपक अलंकार का प्रयोग एवं प्रधानतया रस नारी वृत्त पर आश्रित होना उचित बताया है। नाट्यशास्त्र के 24वें अध्याय में नायक नायिका भेद का वर्णन एवं किंचित 34वें अध्याय में भी हुआ है। 24 अध्याय में क्या हुआ है? नायक नायिका भेद।